क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से किसका इनोल कंटेंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन का हम इनोल फॉर्म और कन्वर्ट करते हैं तो इस पोजीशन से आपका जो इनोलाइजेशन होगा इस ओ के पास होगा। यहाँ से आप यहाँ कर सकते हो और यहाँ से आप यहाँ कर सकते हो, यानी ये तीनों पोजीशन से इनोल में कन्वर्जन होगा। तो आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा कुछ ऐसा होने वाला है। इसको मैं दोबारा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा बच्चों लोग। और ये जो इनोल फॉर्म लोग कन्वर्ट किए हैं, ये इनोल फॉर्म क्या है, एरोमेटिक नेचर का है। तो चूंकि इनोल एरोमेटिक बन चुका है इसलिए इसका अमाउंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो आपका जो हाईएस्ट इनोल कंटेंट होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड का, क्योंकि इसमें जो इनोल फॉर्म है उसका नेचर क्या है, एरोमेटिक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज बेस होगा। तो ध्यान देंगे, पहले ऑप्शन में आपका लोन पर डिलोकलाइज हो रहा है और एरोमेटिक कैरेक्टर में चला गया। सेकंड वाले में आपका लोन पर लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। थर्ड वाले में भी क्या हो रहा है, आपका लोन पर जो है रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है और डीलोकलाइज होगा। और फोर्थ वाले में भी क्या होगा, आपका लोन पर डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा। तो जब भी लोन पर डीलोकलाइज होता है तो क्या होता है, उसका बेसिसिटी क्या होता है, घटता है। तो लोन पेयर अगर डीलोकलाइज होगा यानी रेजोनेंस करेगा तो आपका बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अब देखना, आपके सारे ऑप्शन में लोन पे डिक्लोलाइज हो रहा है यानी आपका बेसिटी घट रहा होगा, एक्सेप्ट टू में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी टू जो होगा इन सारे गिवन ऑप्शन में मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पे क्या है, लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। तो वहाँ से उसको देना आसान है, यानी कोई भी H+ अगर अप्रोच करेगा तो डेंसिटी जो है इसको ईजिली मिल जाएगा। बाकी जगह इतना ईजिली नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह लोन पर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया इसमें कि कौन सा सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ध्यान देंगे, आप अगर देखते हो ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 में क्या है कि अगर हम यहाँ से H निकालते हैं, इस पॉइंट से अगर H को निकालोगे तो आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा, यानी जो आपका अनायन क्रिएट होने वाला है, वो दोनों साइड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी यहाँ पे हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें C और डबल बॉन्ड O का जो रेजोनेंस होगा दोनों साइड से हो सकता है। यानी ये जो नेगेटिव है इधर भी जाकर रेजोनेंस कर सकता है और यहाँ भी जाकर कर सकता है, यानी दोनों साइड से इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो अनायन जितना स्टेबल होगा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। बाकी 1 2 3 में ऑप्शन में हर जगह एक ही C और O का रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, दोनों नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल अनायन होगा ऑप्शन 4 का, वो भी इस पॉइंट पे। यानी इस पॉइंट का जो हाइड्रोजन होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा इन सारे कंपाउंड्स में। तो हमारा जो आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका 4th। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 5 कंपाउंड लिखा हुआ है। 5 कंपाउंड में से जो 4 कंपाउंड है BCDE, ये सब फिनोल सिस्टम का पार्ट है, और पहला जो कंपाउंड है अल्कोहल सिस्टम का पार्ट है, और उनको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ध्यान देंगे, जो भी अल्कोहल सिस्टम होता है उसका एसिडिटी जो होता है फिनोल सिस्टम से क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें जो R का प्लस इफेक्ट है उसको अनस्टेबल करेगा, और फिनोल सिस्टम का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें फिनोल सिस्टम का जो रेजोनेंस है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मोर स्टेबल होगा। तो फिनोल सिस्टम इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए होगा उसका एसिडिटी लिस्ट होने वाला है। तो एक एसिडिटी लिस्ट कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, 2 और 3 में। अब हम लोग BCDE को अरेंज करेंगे तो फिनोल सिस्टम में जितना आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -M ग्रुप अटैच करोगे, -M या -R बोल सकते हो आप, तो जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे उतना ही उसका एसिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो फिनोल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो -M या -R ग्रुप का सबसे ज़्यादा एसिडिक करेगा। फिर क्या होगा, -I इफेक्ट देखना हमारे को है। ठीक है, फिर देखोगे फिनोल सिस्टम, और फिनोल सिस्टम में अगर हम +M या +I ग्रुप जोड़ते हैं तो उससे एसिडिटी क्या होता है, उससे एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ध्यान देंगे, आपका जो नाइट्रो है -M नेचर का होता है, -M बोल सकते हो इसको या -R बोल सकते हो। जो OMe होता है उसका नेचर क्या होता है, +M, यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, +M या +R बोल सकते हो।
ये फिनोल सिस्टम है और यहाँ पे जो ई में 2 नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थन पारा पे, तो ये इसमें 2 जगह -M जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अनान कौन सा होगा? ऑप्शन ई का जो अनान है सबसे स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो है, तो वहाँ से H जब निकलेगा तो जो अनान क्रिएट होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जहाँ आपका अनान स्टेबल होगा उस कंपाउंड का एसिडिटी क्या होता है? हाईएस्ट होता है। तो आपका इसमें एसिडिटी ऑर्डर में ई हाईएस्ट होगा। ई के बाद ध्यान देना आपके पास होगा बी, क्योंकि बी में भी -M ग्रुप जुड़ा हुआ है। बी के बाद क्या होगा? डी, सिंपल फिनोल सिस्टम। और डी के बाद होगा आपके पास सी, क्योंकि सी में +M ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपली हम इस ऑर्डर को फॉलो करते गए और लास्ट में लगा देना है अल्कोहल, यानी आपको लगा देना है ए। तो आप देखोगे EBDCA, तो EBDCA यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन सारे पांचों कंपाउंड्स का। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितना कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ध्यान ना, जो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। सेकंड आपका ऑप्शन बी है, उसमें इस पूरे फिगर में से ये जो पार्ट है ये पार्ट एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है, तो ये पूरा फिगर एरोमेटिक इसको बोल सकते हो। सी ऑप्शन में से अगर इसको ओवरऑल देखते हो पूरे सिस्टम को, तो इसे ए 4n+2 पाइलेट्रॉन यानी आपके हकल रूल्स को फॉलो करेगा, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। जो डी ऑप्शन में इंडिपेंडेंट रिंग से एरोमेटिक हो सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो अंदर का जो 5 मेंबर रिंग यहाँ बन रहा है ये भी एरोमेटिक हो सकता है इंडिपेंडेंटली। तो या तो दोनों बाहर का रिंग एरोमेटिक होगा तो अंदर का रिंग एरोमेटिक होगा, यानी आपका सिस्टम अल्टीमेटली क्या है? एरोमेटिक है। और ये हकर उस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी आपके पास बी सी डी तीनों कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 3 ऐसे कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बच लो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो भी लिस्ट दिया हुआ है कितना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होगा। तो ध्यान देना, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होता है उसको पहचानने का सिंपल तरीका होता है कि अगर आपके ग्रुप में कोई चाहे प्लस हो या इस ग्रुप में जो एटम लिंक है रिंग से उसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उस पर कोई अगर वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो या फिर CCl3 हो, तो ये इन सारे ग्रुप्स को आप बोल सकते हो -M यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल सकते हो। तो ध्यान ना, आपका जो नाइट्रो है, नाइट्रो फिगर में क्या होता है कि N के साथ डबल बॉन्ड O होता है, CN में क्या होता है C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी ये इससे मैच कर गया, ये वाला फिगर इससे मैच कर गया। ठीक है, आपका जो COR है, तो COR जो फिगर होता है इसमें C के साथ डबल बॉन्ड O होता है, यानी फिर से इसमें आप देखोगे तो ये सिस्टम फिर से इस क्लास में बिलोंग करेगा। जो CO सिस्टम होता है एसिड सिस्टम, उसमें भी क्या होगा? COH है यानी C पे डबल बॉन्ड O है, यानी फिर इस भी ये इससे मैच कर जाएगा। तो ये अपने -M का एक क्राइटेरिया में से ये सारा चीज़ फुलफिल कर रहा है। तो नाइट्रो, CN, COR एंड COH, ये टोटल आपके पास 4 ऐसे कंपाउंड हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चलो 4 हो जाएगा। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फिगर ड्रॉ करने बोला गया। तो बॉन्ड लाइन ध्यान देना, आपको कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाना नहीं होता है। जो भी कार्बन है उसको आपको डॉट से दिखाना है, जो भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, और जो भी H लिंक है उस C से उसको नहीं दिखाना है। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में जो C और H को दिखाना नहीं होता है। हाँ, अगर आपका कोई फंक्शन ग्रुप होगा तो वहाँ पे आप उसको दिखा सकते हो, वहाँ पे आप कार्बन और H को दिखाना है। तो ध्यान देंगे, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 3 में क्या किया है कि इस C और H को दिखा दिया है, तो इसको आपको नहीं दिखाना था, नहीं शो करना था, इसको आप हटा सकते हो। बाकी आपका जो ऑप्शन A और यानी 1 2 तो होगा नहीं, यानी थर्ड ऑप्शन में H और C को शो कर दिया है। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या देखोगे, आपका कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं किया है, जो कि हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से है। फंक्शनल ग्रुप में जो C और H होगा उसको आपको दिखा सकते हो, उसमें उसको दिखाना है आपको, उसको आपको दिखाना है। तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये होगा इस कंपाउंड का करेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में जो सेकेंड होमोलोगस जो आपका मेंबर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कार्बोक्सिलिक फैमिली का सेकेंड मेंबर होता है CH3COH। अब इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा C2H4O2, यानी आपका ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। तो बच्चों मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला गया है कि आपका इथेन के कॉन्फॉर्मेशन पे कुछ स्टेटमेंट है और बोला कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो ध्यान देना, आपके पास पता है कि कॉन्फॉर्मेशन क्यों होता है, ड्यू टू कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन होता है, उसके कारण आपके कॉन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं।
तो यहाँ रोटेशन के कारण क्या है, आपका जो नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स हो सकता है इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। प्लस एक कॉन्फॉर्मर्स दूसरे में क्या होता है, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। और इसका जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है आपका किसका, इथेन का, उसमें जो होता है उसमें जो डायहेड्रल एंगल होता है 60, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आपका जो बी बोला हुआ है कि इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, ये रॉन्ग है, क्योंकि सबसे स्टेबल जो कॉन्फॉर्मेशन होता है स्टैगर्ड। तो ये इक्लिप्स वाला क्या होता है, सबसे अनस्टेबल होता है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है पता करो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने कुछ रेजोनेटिंग फिगर बनाए हुए हैं, उनको उनके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करना था, ध्यान ना। जो पहला फिगर है नॉन पोलर फिगर है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है आपका नॉन पोलर फिगर, तो 1 का स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगा, तो ये बस ऑप्शन 2 में दिया हुआ, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। अगर आपको चेक करना है 2 और 3 को, तो है ना, 2 पे चार्ज नेगेटिव O पे बना हुआ है और 3 पे चार्ज नेगेटिव कहाँ बना हुआ है, चार्ज C पे बना हुआ है, और O पे चार्ज पॉजिटिव बनाया हुआ है। तो O पे चार्ज पॉजिटिव क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, इसलिए क्या होगा, थर्ड फिगर 2 से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितने कंपाउंड्स में कार्बन जो है कायरल है, यानी इसमें कायरल सेंटर मौजूद है। तो ध्यान ना, आपका जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, तो आपका इस कंपाउंड में यहाँ पे कायरल सेंटर है, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर कायरल की तरह बिहेव करेगा, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं है, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर यहाँ पे होगा, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। और उसके बाद वाले में ये दोनों कार्बन कायरल होगा। तो देखोगे तो एक ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, यानी इन सारे में से 5 कंपाउंड होंगे जो जिसमें कायरल कार्बन होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, चलो आंसर होगा 5। तो चलो ये था इस क्वेश्चन सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन कंपाउंड को क्या बोला गया था। ध्यान देना, जो आपका एक्चुअल फिगर होता है और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एरेनियम आयन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनालिन इज। तो ध्यान ना, जो एनालिन होता है, इसका जो NH2 ग्रुप होता है, ये होता है ऑर्थो पैराडाइटिंग। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा, इसके ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करता है, ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करेगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ऑर्थो एंड पारा का अटैक करके बनाया हुआ है। ऑप्शन जो 3 है उसमें मेटा का अटैक है। तो मेटा के वाले अटैक में क्या दिक्कत है कि मेटा वाले अटैक में जो कटायन बन रहा है, एक कटायन इस NH2 के लोन पे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस N के लोन पे के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, तो उसका जो स्टेबलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। बाकी हर केस में देख रहे हो कि जो कटायन क्रिएट हुआ रिंग में, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, N के साथ जाके इंटरेक्ट कर रहा है और उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। यहाँ भी जो चार्ज पॉजिटिव बना हुआ है, ये पॉजिटिव यहाँ के बाद फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ जब पहुँचेगा तो ऊपर का लोन पर उसको क्या करेगा, रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर सकता है। यानी जो NH2 ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है, वो 1, 2 एंड 3 में ऑपरेट कर रहा है, बट 4 में ऑपरेट नहीं करेगा। तो चूँकि कटायन स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, आपका जो फोर्थ वाला जो है वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यानी हमारा जो आंसर होगा ये होगा 4। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब लोन पर इंटरेक्ट करता है पाई बॉन्ड से, एडजेसेंट पाई बॉन्ड से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान देना, जब भी लोन पर इंटरेक्ट करता है अपने बगल वाले पाई बॉन्ड से, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। यानी जब यहाँ इंटरेक्ट करेगा तो सिस्टम इधर मूव करेगा। इस प्रोसेस के लिए बोला गया है रेजोनेंस इफेक्ट। आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि फिनॉल सिस्टम है, इसका लोन पर बेंजीन से इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ रेजोनेंस होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनको उनके एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। सिंपल सा चीज़ है कि जब भी कोई कंपाउंड दिया रहता है और एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, तो सिंपली है उसमें हमें H निकाल के आप आयन बना दो।
आपका आनान जितना स्टेबल होगा उतना ही कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। तो सिंपली है कि यहाँ से अगर आप H निकालो तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, यहाँ से H निकालो तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, और यहाँ पे नेगेटिव यहाँ बनेगा, और नेगेटिव यहाँ पे यहाँ बनने वाला है। अगर इन आयन का स्टेबिलिटी हम देखें तो सबसे स्टेबल होगा आपका कंपाउंड ए। कंपाउंड ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन sp होता है। sp हाइब्रिडेशन जो है, तो sp हाइब्रिडेशन में आपका जो s कैरेक्टर है सबसे हाईएस्ट होगा, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगा, तो यहाँ पर आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर आपका b में sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन का भी s कैरेक्टर क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इस सेंटर का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेबल होगा, बट ट्रिपल बॉन्ड से कम होगा। तो सबसे आयन में सबसे स्टेबल होगा A, उसके बाद B। अब जो आपका C और D है दोनों में sp3 कार्बन है, तो ध्यान देंगे दोनों में आयन बनाने के बाद देखोगे आपका जो C ऑप्शन है उसमें क्या 3 मिथाइल एक्स्ट्राइडेड है और डिग्री 3 है। डिग्री 3 है तो डिग्री 3 में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब प्लस आई इफेक्ट से आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब आयन अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, यहाँ का H निकालना मुश्किल होगा, यानी इसका एसिडिटी क्या होगा, D से ही पीछे जाएगा। तो आपका नॉन स्टेबिलिटी में फिर क्या होगा, B के बाद होगा D, D के बाद होगा C, और यही ऑर्डर फॉलो करेगा एसिडिटी का। तो एसिडिटी का भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा जो फॉलो करेगा आयन स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा हमारे सॉल्यूशन के साथ, सबसे हाईएस्ट एसिडिटी क्या होगा, A-B-D-C, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने कंपाउंड दिया हो, उसका हमको आईपीसी नेम लिखना है। तो ध्यान देना, इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा वो होगा OH। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो आपके 2 पोजीशन में अल्कीन है, 1 पोजीशन पे अल्कोहल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। 2 पे इन होगा तो साइक्लोहेक्स 2 इन एंड 1 ऑल, यानी आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ध्यान ना, ज्योमेट्रिकल शो करने का कंडीशन क्या होता है कि डबल बॉन्ड के अबाउट जो 2 ग्रुप्स है, तो यहाँ पे जो भी ग्रुप लगाएंगे दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ जो ग्रुप लगेगा वो भी अलग होना चाहिए। तो आपको किस जगह दिखेगा कि कंडीशन मैच कर रहा है, तो ध्यान ना, आपका जो ऑप्शन 2 में है जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट यहाँ पे H और Br है, और उसके अबाउट यहाँ जो लिंकेज है और यहाँ जो लिंकेज है वो अलग अलग है। ठीक है, 2 डिफरेंट लिंकेज है, यानी ये जो डबल बॉन्ड है इसके बाद आप ज्योमेट्रिकल शो करते हो क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी हर जगह जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपका दोनों ग्रुप सेम हो गया, यहाँ भी दोनों ग्रुप सेम हो गया। यहाँ पे यह है कि इस डबल बॉन्ड के अबाउट में नीचे का जो दोनों ग्रुप है वो अल्टीमेटली क्या मैच होकर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जगह कंडीशन मैच नहीं करेगा तो इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा आपका ऑप्शन 2। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको बोला गया है कि आपको टोटल सिग्मा इन पाई बॉन्ड काउंट करना है ऑफ 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इनोइक एसिड का। तो ध्यान देंगे आपके नीचे में इसका फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। तो जब इसका बॉन्ड आप काउंट करोगे सिग्मा इन पाई को, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड का नंबर निकल के आता है ये आएगा 19, और पाई बॉन्ड कितना के पास है, 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो दोनों को जोड़ने से कितना मिलेगा, तो दोनों को ऐड कर तो आंसर आएगा 22। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक IUPAC नेम दिया हुआ है और हमको पता करना है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान देना, आपके पास है 4 मिथाइल पेंटूइनल। तो 4 मिथाइल पेंटूइनल में क्या होगा, 1 2 3 4, जो ऑप्शन 2 दिखेगा वो 2 हमारे नाम के साथ मैच कर जा रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा 2। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे अल्किन है, फोर्थ पोजीशन मिथाइल है, और आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा गया है इन चारों फिगर में से कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन 1 है ये आपका एरोमेटिक फिगर है। अब एरोमेटिक फिगर आर हाईली स्टेबल, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, ऑप्शन 1। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने कुछ कार्बोटाइन्स दिया हुआ है और उनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना। तो ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला कैटायन जिसके पास अल्फा H का नंबर 9 होगा। ठीक है, इसका डिग्री भी 3 है और अल्फा H भी क्या होगा, 9 होगा। तो सबसे स्टेबल होगा ये वाला अल्फा H 9 एंड 3 डिग्री। फिर होगा ये वाला कैटायन अल्फा H का नंबर 6 हो जाएगा और डिग्री हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा ये वाला कैटायन अल्फा H हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगा 1।
और इसका अल्फा एच 0 है, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये होगा करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर पूछा गया है। तो ध्यान ना, इसमें आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4, तो बेसिकली 3 पे अमीनो ग्रुप है और आपके पास CN मतलब नाइट्राइल आपका फंक्शन ग्रुप है। तो इसका हो जाएगा आंसर 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है बताना है। तो ध्यान देना, इस फिगर में टोटल 3 डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग मार्किंग कर दे रहे हैं आपके सामने। इसमें इसको इस डबल बॉन्ड को हम 1 बोल दे रहे हैं, इसको हम 2 बोल दे रहे हैं, इसको हम 3 बोल दे रहे हैं। तो ध्यान देना, जो 1 और 3 डबल बॉन्ड है वहाँ का लिंकेज सारा सेम है, वहाँ का लिंकेज सारा सेम है। तो ध्यान देंगे, ये डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3 में मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड 1 और 3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उस केस में जो सेकंड पोजीशन का डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका इधर और इधर का ग्रुप सेम हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं 1 डबल बॉन्ड का अगर ई होगा और डबल बॉन्ड 3 का भी ई होगा, उस केस में सेकंड जो डबल बॉन्ड है उसका ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि आपका 1 डबल बॉन्ड अगर जेड होगा और डबल बॉन्ड जो 3 पे हो भी जेड होगा, उस केस में सेकंड डबल बॉन्ड फिर से ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। और अगर मान लेते हैं कि 1 पोजीशन का डबल बॉन्ड जो होगा अगर वो ई होगा और थर्ड पोजीशन का जेड होगा, उस केस में जो पोजीशन 2 होगा वो आपका ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, उस केस में इसका जेड पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं 1 पोजीशन अगर जेड है, 1 पोजीशन अगर जेड है और 3 पोजीशन अगर ई है, तो उस केस में आपका जो सेकंड वाला ई हो सकता है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे, तो आपके पास कितना पॉसिबिलिटी है टोटल। तो टोटल पॉसिबिलिटी को देखा जाए तो क्या होगा, ये 1 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 एंड पॉसिबिलिटी 4। तो टोटल इसमें ज्योमेट्रिकल जो पॉसिबिलिटी होगा ये होगा 4। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन क्या है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान देना, अल्कोहल के पास O पे लोन पेयर होता है, अब लोन पेयर जो होता है उसको बनाता है न्यूक्लियोफिलिक, और अल्कोहल का जो O है वो R से डेंसिटी खींचेगा होता है, डेल्टा पॉजिटिव बिल्ड होता है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पॉइंट पे अटैक कर सकता है, तो इसको बनाता है ये चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक, यानी आपका असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम रीजन का बात करते हैं, तो रीजन में क्या बोला हुआ है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स। तो अल्कोहल में अगर डालेंगे हम सोडियम, तो आपको पता है कि सोडियम से रिएक्ट करता है और आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी रिएक्शन ऑकर कर रहा है। ठीक है, यानी आपका रीजन भी गलत हो जाएगा, सॉरी सही हो जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन जो है आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये हो जाएगा करेक्ट, यानी असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो चलो बोला गया है कि इसमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा है जो सेक्टेट है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान ना, जब ही बात करते हैं हम कटायन का, कार्बोकटायन का, तो कार्बोकटायन में नॉर्मली क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है और एक प्लस होता है। तो 3 बॉन्ड के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। तो कार्बोकटायन जो होता है ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, तो आपका जो इसका आंसर होगा ये होगा 3। तो ये था चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 तो ध्यान देना, इसका नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3, यहाँ यहीं पे 4 5 6 यहीं पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे होगा। तो ध्यान देना, आपका कीटोन और अल्कोहल में प्रायोरिटी हाई होता है किसका, कीटोन का। तो कीटोन को बनाओगे अपना प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, और अल्कोहल जो चला जाएगा ब्रांच में, यानी ये जो आंसर, ये जो आपका नाम लिखा हुआ है, नाम क्या है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग क्या है, इसका जो ऊपर वाले कंपाउंड का करेक्ट नाम ये बोला हुआ है, तो ये क्या हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को हम सही बोल रहे हैं तो नीचे वाला नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, आपका जो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, यानी ऑप्शन जो 3rd होगा वो होगा अपना सही। तो बच्चों लोग मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एरोमेटिक रिंग्स दिया हुआ है, आपसे बोला गया है इनको
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ध्यान देना, जो आपका बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसमें रेट क्या होता है, फास्टर होता है। तो ध्यान देंगे जो बेंजीनिंग है उसके बाद बी में क्या है, उसमें CH3 ग्रुप लगा दिए। CH3 ग्रुप जो होता है प्लस एम यानी इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप होता है। क्लोरीन जो है और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है नाइट्रो का, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद होगा ए। अब क्लोरीन और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसमें नाइट्रो का विड्रॉइंग पावर हाई है, तो नाइट्रो वाला जो रिंग है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, स्लो होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा इस तरीके से सोच सकते हो आप, तो BACD यानी आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए था कि जो भी ग्रुप अटैच है बेंजीनिंग से उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, और विड्रॉइंग है तो किसका पावर ज़्यादा हाई है, उसके अकॉर्डिंग आप रेट को अरेंज कर सकते हो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2,3-डाइब्रोमो 1-फिनाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा पता करना है। तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है, आप सारे ऑप्शन को चेक कर लो। तो अगर आप ऑप्शन 2 को देखोगे तो ऑप्शन 2 में क्या है, ए पोजीशन 1 होगा, ए 2 होगा, ए 3 होगा, 4, 5। तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे फिनाइल दिख रहा है, 2 और 3 पे डाइब्रोमीन दिखा हमको, ठीक है। तो आपका जो 2 ऑप्शन होगा ये होगा आपके लिए करेक्ट। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पे चलो पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान देना, जब भी बेंजीनियरिंग का बात करते हैं तो रिंग में जितना क्लाउड रिच होगा, रिंग में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को ईजी करेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपके पास जो क्लोरीन है उसका नेचर नेट विड्रॉइंग होता है, मतलब ये प्लस एम ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करेगा, बट क्या होता है क्लोरीन का माइनस आई भी होता है, और माइनस आई बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए क्लोरीन को हम मानते हैं कि ये नेट क्या होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। CH3 जो है वो नेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब CH3 में क्या है, C का जो H है उसका बॉन्ड तोड़ करके थ्रू हाइपर कन्जुगेशन प्रोसेस हम डेंसिटी बढ़ाते हैं रिंग में, और फिनोल सिस्टम में जो O का लोन पेयर है उसको हम दे करके रिंग में डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो CH3 और OH दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी दोनों प्लस एम ग्रुप है, डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग में, तो दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा, यानी बेंजीनिंग के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का जो रेट होगा फास्टर होगा। अब इन दोनों में बेटर कौन सा डोनेटिंग ग्रुप है, तो चूंकि फिनॉल में लोन पेयर है जो कि इजीली आप दे सकते हो, तो फिनॉल यानी जो OH है, OH बेटर ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बेंजीनिंग का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना क्या होगा, आसान होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब आयनिक रिएक्शन ऑकर करता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो प्रोसीड थ्रू। ध्यान ना, जब भी आयनिक रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी आपका बी तो पक्का करेक्ट होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा नहीं, अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा नहीं तो रेडिकल फॉर्मेशन होगा नहीं, तो ये सारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इसका एक ही आंसर करेक्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बी, और बी कहाँ मेंशन किया हुआ है, आपके फोर्थ वाले ऑप्शन में, यानी फोर्थ ऑप्शन का क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ध्यान देना, 2-क्लोरोब्यूटेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। 2-क्लोरोब्यूटेन कुछ ऐसा होगा, तो आपको देखना है कि इसमें कितना कायरल सेंटर है। तो ध्यान देंगे, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कायरल होगा, तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर में क्या होगा, इसका D फॉर्म होगा और L फॉर्म होगा, और दोनों का दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें टोटल 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा 2। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इसमें से जितने भी ग्रुप मेंशन किए उसमें डीएक्टिवेटिंग कौन है। डीएक्टिवेटिंग मतलब किसका इफेक्ट -M या -R है। तो ध्यान देना, जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं उसको पहचानने का सिंपल तरीका होता है कि अगर उस ग्रुप में जो एटम रिंग से कनेक्टेड हो उस पर चाहे पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर उस एटम पे अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है
या अगर वैकेंट ऑर्बिटल खाली है या फिर CCl3 है तो ये सारा डीएक्टिवेटिंग होता है। तो ध्यान देंगे जो ये वाला कंपाउंड उसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है मेरे को, यानी ये वाला जो कंपाउंड है इससे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना CN जो है आपके इससे इस कंडीशन से मैच करेगा, तो ये दोनों ग्रुप क्या है डीएक्टिवेटिंग होंगे जो हमारे कंडीशन से मैच कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा 2। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सिन किस क्लास ऑफ कंपाउंड में बिलोंग करेगा आपसे पूछा गया है। ध्यान देंगे साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है, एन नॉन एरोमेटिक है, एन नॉन एरोमेटिक है। अब ध्यान देंगे तो हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में पहले क्लासिफाई किया गया है, असाइक्लिक और ओपन, एंड साइक्लिक और क्लोज या रिंग कंपाउंड बोल सकते हो। अब जो साइक्लिक या क्लोज सिस्टम है उसको फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोला गया है, तो जिसमें आपका जो होगा होमोसाइक्लिक रिंग होगा या फिर हेटेरोसाइक्लिक लिंक होगा, बट आपका सिस्टम एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, आपका सिस्टम एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये बिलोंग करेगा एलिसाइक्लिक वाले क्लासिफिकेशन में। तो आपका जो ऑप्शन होगा 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कंपाउंड दिया है, उसका हमको IUPAC नेम लिखना है। तो ध्यान देंगे आप नंबरिंग इस कंपाउंड में यहाँ से करोगे 1 2 3, 3 पे इथाइल है और 1 पे 2 मिथाइल है। तो आपका नाम में पहला स्टार्ट होगा इथाइल से, तो आपका होगा 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब आपका जो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ध्यान देना इन सारे गिवन ऑप्शन में ऑप्शन जो 2 है उसमें सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इसको हम लोग इतना जल्दी कैसे पहचान सकते हैं। तो ध्यान देना जब भी आपके ग्रुप में अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर आपके ग्रुप में जो एटम रिंग से कनेक्टेड है उस एटम में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखे, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि एक ग्रुप -M की तरह काम करेगा। अब ध्यान देना जो ऑप्शन 2 है, 2 में जो पहला जो है नाइट्रो है, तो नाइट्रो का जो N है उसे डबल बॉन्ड O लिंक है, यानी ये जो केस होगा इससे मैच करेगा। ठीक है, CHO अगला जो ग्रुप है एल्डिहाइड उसमें भी क्या होगा, C के साथ डबल बॉन्ड O है, यानी ये भी इससे मैच करेगा। ठीक, SO3H में क्या होगा, इसमें भी S के साथ डबल बॉन्ड O लिंक है, ये भी यहाँ से मैच करेगा इस टाइप में। COR यानी एक कीटोन ग्रुप है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक कि किस तरह से आप -M ग्रुप को पहचान सकते हो। इसके अलावा ध्यान देना अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम इन्वॉल्व होगा जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, जैसे मान लेते हैं कि BH2, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है तो ये भी आपका -M ग्रुप होता है। इसके अलावा ध्यान देना अगर आपके सिस्टम में CCl3 होगा, CCl3 यानी शॉर्ट में आप ऐसा लिखोगे CCl3, तो ये भी आपका -M ग्रुप होता है। ठीक है, तो -M ग्रुप पहचानने का एक ट्रिक और एग्जॉस्टिव तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी करेक्ट ऑप्शन हम लोग पहले ही मार्क कर चुके हैं, ऑप्शन 2 अपना करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों लोग, इसके अलावा इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप +M ग्रुप कैसे पहचानोगे। तो +M ग्रुप पहचानने का सिंपल मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई +M ग्रुप। तो +M ग्रुप के लिए क्या होता है कि अगर आपके एटम पे चार्ज नेगेटिव हो या लोन पेयर हो, ठीक है, या फिर अगर कार्बन हो तो उसमें एटलीस्ट एक H होना चाहिए, एटलीस्ट एक H होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन में आपको कहीं भी दिखेगा तो उस ग्रुप को आप +M बोल सकते हो, उसको आप +M बोल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और उसका डिटेल डिस्कशन। इस तरह के डिस्कशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है कि इसमें कौन सा ग्रुप है जो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, यानी -R ग्रुप।
यानी माइनस आर ग्रुप। तो कभी कभी माइनस आर बोलेगा, और माइनस आर को ही कभी कभी हम लोग बोलते हैं माइनस एम, यानी मेजोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव कौन शो करता है। ये भी कभी कभी इसके लिए आपको वर्ड यूज किया जा सकता है। तो ध्यान ना, माइनस आर ग्रुप शो करने के लिए आपका ग्रुप में या तो पॉजिटिव बना होना चाहिए, या तो ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई है जिसमें पॉजिटिव है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर एक ऐसा आइटम होना चाहिए जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो, या फिर CCl3, ये सारा मैं कंडीशन बता रहा हूँ माइनस आर के लिए। तो यहाँ ध्यान देना, आपके पास जो ऑप्शन ए है, ए में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें C में डबल बॉन्ड O बना हुआ है, यानी ये जो सिस्टम है इस कंडीशन के साथ मैच करेगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो माइनस आर ग्रुप में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और इसका कॉन्सेप्ट का डिस्कशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।